सो हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 65 तक कंप्लीट कर लिया था। और सो लेट्स बिगिन। सुमित भाई हमारे साथ हैं। सुमित भाई आपका स्वागत है। थैंक सो यू भाई। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू करते हैं। As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of addition, variation, repeal। अब देखिए, फेयरली इजी क्वेश्चन था। अब इससे इजी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एडिशन होता ही है। अभी नारी शक्ति अधिनियम ऐड किया ही गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। वेरिएशन, बहुत सारी चीज़ों को वेरी किया गया है। जैसे 44th अमेंडमेंट एक्ट में जो थ्री आर्टिकल 352 में जो आर्म्ड रेबेलियन, जो इंटरनल डिस्टरबेंस था उसको आर्म्ड रेबेलियन किया गया था। रिपील करने को भी बहुत सारी चीज़ें रिपील करी गई थी। राइट टू प्रॉपर्टी को रिपील किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। तो फेयरली एग्जांपल्स भी आप अगर आप याद करते तो ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन था। बताइए सुमित भाई। हाँ, सेम लॉजिक है, मतलब आसान क्वेश्चन है। आर्टिकल 368 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आई वुड सजेस्ट कि जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनका बेयर एक्ट से एक बार देख लेना चाहिए। तो जब आप आर्टिकल 368 देखेंगे बेयर एक्ट में, तो आपको ये लिखा हुआ भी दिखेगा, एडिशन एडिशन वेरिएशन और रिपील। तो आसान क्वेश्चन, और पॉलिटी के आगे भी जितने क्वेश्चन हैं वो सारे एकदम आसानी आए हुए हैं। मतलब अगर आपको आर्टिकल्स भी बेसिकली याद है तो आप सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया फॉर द लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब इसमें अब सिंपल सी बात है कि एजिंग पॉपुलेशन कौन सी कंट्रीज में ज़्यादा होंगी। खास तौर पे वो कंट्रीज जो कि अमीर कंट्रीज हैं। अमीर इन अ सेंस कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने हाल फिलहाल में अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का बहुत अच्छे से उपयोग करके अभी वो अच्छे पोजीशन में है। अभी जैसे इंडिया का करंट पोजीशन है, इंडिया का करंट पोजीशन में इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत हाई है। तो इंडिया भविष्य में एजिंग पॉपुलेशन से डील करेगा। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने हाल फिलहाल में, निकट अतीत में, उन्होंने 1980s में, 90s में, 2000 अर्ली 2000s में उन्होंने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का बहुत अच्छे से प्रयोग करके आज वो डेवलप्ड हो गए हैं। तो उसमें कौन से डेवलप्ड कंट्रीज आपको दिख रहे हैं? जापान, बिल्कुल। जापान चाइना के बारे में तो हम लोग सुनते ही हैं, बिल्कुल। तो जापान हो गया। साउथ कोरिया भी फेयरली डेवलप्ड कंट्री है। जापान, साउथ अफ्रीका, ज्योग्राफी भी सेम है। तो 2 और 4 तो होना चाहिए। टू, अब या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। अब इटली है भाई। अब इटली के बारे में मुझे बहुत अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने वही लॉजिक लगाया कि डेवलप्ड कंट्री है भाई। और मेलोनी जी थोड़ी सी मतलब एजेड दिखती भी हैं। अब हालांकि सुंदरता का कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन अब दिखती तो है भाई एजेड। अब इसमें क्या किया जा सकता है। तो मैंने 1 2 4 मारा था और ये सही भी है। बताइए सुमित भाई। हाँ, मतलब सही है। ऑप्शन आंसर यही है, इटली है, जापान है और साउथ कोरिया है। जब भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये हम सीखते हैं कि पॉवर्टी का, अंडर डेवलपमेंट का और फर्टिलिटी रेट का एक कोरिलेशन होता है। हम्म। आप जितने कम डेवलप्ड होंगे, आपकी फर्टिलिटी रेट उतनी ज्यादा होगी, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। ये हम इंडिया के केस में भी देख सकते हैं कि हमारा फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी लगभग कम हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स जो अंडर डेवलप्ड हैं लाइक बिहार एटसेट्रा, वहाँ फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। तो हम्म। ये बात प्रूव होती है कि पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट का फर्टिलिटी रेट पॉपुलेशन से कोरिलेशन होता है। तो अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि, और अपन अगर न्यूज वगैरह भी फॉलो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो ये पता चलेगा कि जापान और साउथ कोरिया में शादियां करने को लोग तैयार नहीं है। हम्म। पॉपुलेशन वहां पे कम होती जा रही है और एजिंग पॉपुलेशन एक बड़ा फैक्टर है। जापान और साउथ कोरिया में वर्क फोर्स भी अब धीरे धीरे फेज आउट हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन एज हो रही है। तो 2 और 4 तो फेयरली क्लियर था। इटली की जहां तक बात है तो वही सेम लॉजिक कि इटली भी एक डेवलप्ड कंट्री है, इसीलिए ये भी एजिंग पॉपुलेशन को फेस कर रही होगी। तो हम्म। यही आंसर है, 1 2 और 4। 4, बिल्कुल। मनी बिल का क्वेश्चन हर लगभग हर साल नहीं तो हर अल्टरनेट साल पे आता ही है। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। अब देखिए, ये जनरली इसीलिए कहा जाए, इन्हीं सब क्वेश्चन को देख के कहा जा रहा था कि यूपीएससी 2024 का पेपर कुछ ज़्यादा ही फैक्चुअल आ गया था। क्योंकि यूपीएससी आर्टिकल्स जनरली नहीं पूछती थी। वो पूछती भी थी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछती थी। जैसे मनी बिल है तो मनी बिल में वो अगर यूपीएससी को पूछना होता प्रीवियस ईयर्स में तो वो 110 आर्टिकल ही पूछती। बजट पूछना होता तो 112 ही पूछती। लेकिन अब इससे इंपॉर्टेंट सीख ये मिलती है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अगल बगल वाला भी देख लीजिए आप। बेयर एक्ट को देखने की एक आदत बनाइए। बेयर एक्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। तो ये स्टेट एग्जाम्स की तरह ये स्टेटमेंट बनाया था यूपीएससी ने। जनरली यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट बनाता नहीं है। आर्टिकल 109, अब मुझे 108 पता था, मुझे 110 पता था, 12 पता था, 11 और 9 नहीं पता था। लेकिन
अब मनी बिल है 110 में है तो उससे पहले प्रोसीजर ही होगा, तो मैंने एक इंटेलिजेंट गेस इसमें लिया, ये किया। अब मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये दुनिया जानती है ये बात, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, कई बार यूपीएससी के पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा कि बिल्कुल इट्स इट 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 कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, तो ये जो है कि सही हो जाएगा आपका। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, बिल्कुल सही बात है, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। और चौथा स्टेटमेंट, अमेंडमेंट टू मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय, अब देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, 3 और 4 कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, यहीं से आपका ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा और सी आंसर हो जाएगा, बताइए इसमें। हाँ, सेम लॉजिक है, इसमें कुछ भी ऐड करने की और खास जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो पहला वाला ऑप्शन आपसे हो जाएगा, और थोड़ा सा स्मार्ट भी है तो आप सोच लेंगे कि 110 में अगर मनी बिल की बात होती है तो 109 में प्रोसीजर की बात हो रही होगी। तो हम्म। मेयर एक्ट वाला जो वो है, एडवाइस है, इसको जरूर फॉलो कीजिए, बहुत हेल्प करेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अब ये वन ऑफ द बाउंसर क्वेश्चन जो हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए जाते हैं, वो ऐसा क्वेश्चन था ये, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रैंक्स के बारे में पूछा था। तो अब हालांकि मैंने एसएसबी इंटरव्यू दिया है 1 2 बार, तो उस टाइम जब मैं तैयारी करता था तो मुझे आइडिया थी, अभी इस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं, खैर वो हमारी एक और अधूरी कहानी है, उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो ये मैंने लेकिन मार दिया था इसका, शायद डी मारा था जो कि गलत था मेरा। तो बताइए सुमित भाई, किया था आपने इसको? नहीं, छोड़ दिया था, छोड़ दिया था हाँ ये, क्योंकि इसमें भी गलत होने के बहुत चांसेस थे और इतना क्लियर था नहीं। बिल्कुल। आर्मी का तो आदमी को थोड़ा पता भी होता है कि ठीक है, पहले लेफ्टिनेंट वो क्या होता है, क्या क्या होते हैं, लेकिन फिर उसके करस्पॉन्डिंग एयरफोर्स और नेवी में क्या होते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन था और कभी पढ़ा भी नहीं ऐसी चीजें, तो फिर छोड़ना ही बेटर लगा। सही बात है। तो ये सब क्वेश्चंस कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं, इससे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है, ये सब अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो अब ये नहीं कि अब आर्मी का पूरा इतिहास भूगोल सब उठा के आप खोल के बैठ गए हैं, ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला ही होते हैं, तो इसको लेकर टेंशन नहीं लेने का। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, अब भाई हम लोग जोनल काउंसिल पढ़ते हैं, हम लोग वो इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी आपका दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, वो जो वो वाला जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है बहुत आराम से, लेकिन इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, क्या पूछ रहा है ये, सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ एनएसी एक्ट इन 2002 द काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अमेंडमेंट में किनको किनको ऐड किया गया था। तो मैंने इसमें, मुझे लग रहा, जब मैंने अटेम्प्ट किया था और जब मैं बाहर आया था तो मुझे लग रहा था कि ये सही होगा, क्योंकि मैंने इसको सोचा सही, मैंने सोचा ये कि गवर्नर तो होने ही चाहिए, बिल्कुल। अब गवर्नर है तो चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, मैंने ये सोचा, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, तो 2 को मैंने एलिमिनेट किया था। 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी मुझे लग रहा था कि हाँ मतलब हो सकता है ये। और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब जोनल काउंसिल में होम मिनिस्टर होता है तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में क्यों नहीं होगा, तो होम मिनिस्टर को मैंने किया था, और गवर्नर को किया था, 1 और 4, 1 एंड 4, तो ये 2 को मैंने एलिमिनेट किया था, तो 1 3 और 4 मारा था जो कि गलत है, बताइए सुमित भाई। हाँ, मैंने इसमें ये सोचा कि ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है तो इट हैज समथिंग टू डू विद ऑटोनॉमी एक्सेट्रा ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो गवर्नर वगैरह को तो बनाएंगे, तो गवर्नर तो होगा। हम्म। और गवर्नर, लेकिन और 3 मेंबर ऑफ द नॉमिनेटेड, इस सब में कंफ्यूज था, लेकिन मैं 1 और 4 को लेके एक बार देख रहा था कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। गवर्नर और होम मिनिस्टर का प्रेसिडेंस देखो आप, एक बार, मतलब दोनों एक लेवल के लोग नहीं हैं, तो दोनों मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो हम्म। ये लगा कि अगर 1 होगा तो 4 नहीं होगा, और 1 तो पक्का होना चाहिए क्योंकि गवर्नर्स को होना चाहिए। तो ऐसा मैं हम्म। ऑप्शन ढूंढा इसमें 4 ना हो, तो 1 2 3 मुझे दिखा। फिर हम्म। मैं जब घर आके देखा तो मेरा लॉजिक ठीक निकला, क्योंकि होम मिनिस्टर जो होता है वो मेंबर नहीं होता है, वो चेयरमैन होता है, जाहिर सी बात है कि एक स्टेप ऊपर रहेगा गवर्नर लोगों हम्म। से, क्योंकि होम मिनिस्टर हम्म। बड़ी पोस्ट है। हम्म। तो इसका आंसर 1 2 एंड 3 है। अभी इसका, हाँ, इसमें भी लर्निंग ये है कि अब ठीक है, अभी अमेंडमेंट द्वारा कुछ मेंबर्स को ऐड किया गया था तो इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ना है, अब ये क्वेश्चन सही हो गया, सही हो गया, और गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फेयरली टफ टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था। टफ क्वेश्चन था, टफ हाँ क्वेश्चन। ओके। डिलिमिटेशन कमीशन, अब देखिए पार्लियामेंट चैप्टर जो है लक्ष्मीकांत का, पार्लियामेंट, उससे हर साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन, या किस्मत अच्छी रही तो 4 से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसको आपको अच्छे से करना है। अब जैसे वही होता है ना कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि जो है कि कैसे लक्ष्मीकांत को रिवाइज करें, पॉलिटी इतना बड़ा है, तो भाई मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज जो चैप्टर्स हैं उसको पहले आप रिवाइज करिए, पॉलिटी आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप पहला मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला रिवाइज मत कीजिए, आप पहले पार्लियामेंट वाला चैप्टर रिवाइज करिए, उसके बाद फंडामेंटल राइट वाला करिए, उसके बाद डीपीएसपी करिए, तब जाके कुछ और करिए। और सिंपल वहां से क्वेश्चन आया था, और डिलिमिटेशन के में साफ साफ लिखा हुआ है 1951, 1961, 1971 और 2001, ईयर वाइज भी उसमें साफ साफ मेंशन है, तो इसका आंसर 4 था। बताइए सुमित भाई। हाँ, मतलब फोर्थ, और जब भी आप डिलिमिटेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, मतलब टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपको पता ही होगा कि 1976
वाले अमेंडमेंट के बारे में, फिर उसके बाद उसके पहले तीन हो चुके थे, फिर बाद में हम्म 2001 वाले सेंसस के बाद 2002 में फिर से होता है, उसके बाद से तब से तो सीज ही कर दिया गया है, और अगले अब सेंसस तक शायद सीज रहेगा ये, अगर कोई दोबारा अमेंडमेंट ना हो जाए तो। हम्म तो ठीक है, हाँ। डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या है ना, पढ़ते टाइम जो लगता है कि यार ये तो नहीं पूछेगा, ये सब नहीं सोचना है आपको, हम्म प्रीवियस ईयर्स देखने हैं कि यार डिलिमिटेशन से पूछ रहा है, तो हम्म डिलिमिटेशन की हर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन एसेंशियल है, तो उसको हम्म हाईलाइट और मार्क करो। तो बिल्कुल ऐसे करो, ये आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल। 71st एट्थ शेड्यूल शेड्यूल का एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही है, चाहे वो नाइन्थ के बारे में पूछ दे, फिफ्थ के बारे में पूछ दे। फिफ्थ और सिक्स तो फेवरेट रहता ही यूपीएससी का। इस साल एट्थ पूछ दिया। अब एट्थ में भी 71st अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछ दिया, साफ साफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का। अरे जो लक्ष्मीकांत का वो चैप्टर है मेरे ख्याल से, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो 2 पेजेस में शायद शेड्यूल कर सारे शेड्यूल के बारे में दिया हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 71st अमेंडमेंट एक्ट में, मैंने निमोनिक भी याद किया था, KMN करके इसको ऐड किया गया था 71st में। और 92nd में भी 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, और मुझे याद था कि मैथिली था उसमें, तो मैथिली इसमें से मैंने एलिमिनेट किया था, और वहीं से ये आंसर आ गया था। तो बताइए सुमित भाई। एग्जैक्टली सेम लॉजिक है, जिसको थोड़ा भी पता होगा कि मैथिली 2003 के आसपास ऐड हुई थी, तो हम्म वो चार को एलिमिनेट कर देगा और 1 2 3 आंसर आ जाएगा। तो इसमें बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, और इससे लर्निंग ये है कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और उनमें क्या चेंजेस हुए थे, ये कम से कम एक लिस्ट बना लेनी है, और इसको एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना है, क्योंकि अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। ओके। पार्टी और इट्स लीडर। अब ये भी उतना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं था। मतलब जनरली हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं मेंस में, लेकिन ये पूछ दिया तो पूछ दिया भाई। अब भारतीय जनसंघ। अब इसके बारे में मुझे ये बात पता थी कि ये बीजेपी की पेरेंट पार्टी है, और मोदी जी और बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बहुत सुना था। तो ये इजी ऑप्शन था। और सोशलिस्ट पार्टी के बारे में मुझे उतनी उतनी आइडिया नहीं थी, लेकिन मुझे ये बात पता था कि ये स्वतंत्र पार्टी जो है वो श्री राजगोपालाचारी इसके फाउंडर हैं। ये बात मुझे कैसे पता थी? 2021 का आप क्वेश्चन याद करिए। 2021 में क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये था कि स्वतंत्र पार्टी वाज द फर्स्ट पार्टी विच वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। अब पता नहीं वो स्टेटमेंट सही था कि गलत, लेकिन उससे मैंने ये थोड़ा सा एनालिसिस करके स्वतंत्र पार्टी के बारे में एक दो लाइनें मैंने पढ़ ली थी। तो उसमें मुझे ये पता था कि स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर जो है वो राजगोपालाचारी हैं। तो फोर, स्वतंत्र पार्टी का अगर राजगोपालाचारी है, इसका मतलब सीधे सीधे इसको स्वैप किया हुआ है। 2 और 4 को स्वैप किया हुआ है, यानी 4 भी गलत हो जाएगा, 2 भी गलत हो जाएगा। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के बारे में कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैंने इसको सही माना। और वही वाली लॉजिक, 4 ऑप्शन है, ओनली 2 के साथ मैं गया था। बताइए सुमित भाई। हाँ, इसमें मुझे सिर्फ पहला वाला पता था, भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। बाकी मैं कुछ कुछ गेस करने की कोशिश कर रहा था, तो एक दो और एलिमिनेट हो रहे थे, लेकिन क्योंकि ये सेकंड आइट्रेशन का क्वेश्चन था, मैंने पहले आइट्रेशन में इस क्वेश्चन को टच नहीं किया था, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था। फिर फर्स्ट आइट्रेशन में कंफर्टेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे, तो मुझे लगा कि रिस्क लेना इतना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले आइट्रेशन में ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, तो हम्म कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर छोड़ भी देंगे तो इसको मैंने छोड़ दिया था। इससे हम पेपर अटेंड करने का टेक्निक भी सीख सकते हैं, कि हम्म अगर आप पहली बार पहले इटरेशन में भी क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें आप 100% श्योर हैं, 90% श्योर हैं, तो अगर उस इटरेशन में पहली बार में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो सेकंड अटेम्प्ट में आप थोड़ा सा कम रिस्क टेकिंग बिहेवियर दिखा सकते हैं। अब वहीं बिल्कुल। पे अगर पहले आइट्रेशन में आपको लग रहा है कि कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, तो आप सेकंड आइट्रेशन में आपके पास कोई चांस नहीं है, बल्कि आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हम्म तो ऐसे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं एग्जाम में। बिल्कुल। सो क्वेश्चन करने के साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी। ओके। अब ये भी वन ऑफ द वो क्वेश्चन था जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि फैक्चुअल, इतना ज़्यादा फैक्चुअल यूपीएससी की पूछने की आदत नहीं है, लेकिन पूछ लिया था। अब पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें वही वाली बात है, मुझे ये बात पता था कि 9B में कोऑपरेटिव्स होते हैं, और पार्ट 9 जो है वो पंचायत से डील करता है। तो 9B और 9 के बीच में 9A ही आएगा। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था, लेकिन ये एक तरह से इंटेलिजेंट गेस कह सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यही कभी कभी बोला जाता है ना कि जब आप मेंस की प्रिपरेशन एक आध बार कर लेते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस में आपको अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है। तो वो तो जब जैसे ही मतलब इमरजेंसी इमरजेंसी का क्वेश्चन आता है मेंस में, तो जनरली हम लोग आर्टिकल के साथ साथ पार्ट से पार्ट का नाम देके उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वहां से मुझे ये बात पता थी कि पार्ट 18 में इमरजेंसी है, और पार्ट 20 में आपका अमेंडमेंट है। तो सेम सेम लॉजिक, तो ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन था मेरे लिए। बताइए सुमित भाई। फैक्चुअल क्वेश्चन है। वैसे हाँ। तो एडवाइजेबल यही है कि पार्ट्स, शेड्यूल्स और हम्म चैप्टर्स आप याद रखें तो बढ़िया होता है। फॉर्चुनेटली क्योंकि मैं आर ओ की तैयारी कर रहा था इसके पहले,
तो वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं पार्ट्स वार्ट तो याद कर लिया था, थोड़ा बहुत याद था, तो उससे क्वेश्चन सही हो गया। हालांकि टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर हम्म। आप थोड़ा सा अवेयर हैं पॉलिटी पढ़ते हुए, लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए, तो आप हर चैप्टर शुरू करने से पहले लिखा ही रहेगा कौन सा पार्ट आप पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हम्म। अवेयर है पढ़ते हुए लक्ष्मीकांत, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब लक्ष्मीकांत आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ओके। एस हाँ, विच मतलब ऑफ द अवेयरनेस के साथ पढ़नी पड़ेगी थोड़ा। करेक्ट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ओके, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। इंटर स्टेट माइग्रेशन भी स्टेट लिस्ट। इंटर स्टेट क्वारंटीन यूनियन लिस्ट। कॉरपोरेशन टैक्स इज ए स्टेट अंडर स्टेट। अब देखिए, इंटर स्टेट अगर कोई भी चीज हो तो इसका मतलब क्या है कि मतलब वो एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट के लिए भी कानून बना रहा है। अब महाराष्ट्र के विधानसभा में कर्नाटक के लिए भी कानून बन रहा है। तो एक तरह से ये फेडरलिज्म के खिलाफ हो गई ना ये बात यार, कि मतलब जो बड़ा स्टेट है वो छोटे स्टेट को, तो ये तो एक मत्स्य न्याय हो जाएगा कि बड़ी फिश जो है वो छोटी फिश को खा जा रही है। तो ठीक है, मतलब हमारा फेडरलिज्म एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्टेट को कुछ अनड्यू बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया, दूसरे स्टेट को कम पावर दे दिया गया। तो ये वाला जो काम है, इंटर स्टेट वाला जो काम है, वो यूनियन ही डील करेगा, क्योंकि इसके रिपरकशन सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट पर नहीं आएंगे, एक से ज्यादा स्टेट्स पर आएंगे। तो ये काम यूनियन ही कर सकता है। तो ऑप्शन ए यहां से आपका चला गया, और ऑप्शन बी भी यहां से आपका चला गया। ऑप्शन सी लॉजिकल लग रहा है, इंटर स्टेट क्वारंटाइन अगर नहीं भी पता है, हाँ यूनियन में ही होना चाहिए। और कॉर्पोरेशन टैक्स इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो मेरे ख्याल से यूनियन गवर्नमेंट का कलेक्ट करता है। तो ये मैंने इसको एलिमिनेट किया था, और ये मुझे मतलब लॉजिकल लग रहा था ऑप्शन सी। बताइए सुमित भाई। तो वही सेम लॉजिक है। इंटर स्टेट की अगर बात हो रही है, इसका मतलब कि ये आपसी मामला दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच का है। हम्म। अगर एक स्टेट के अंदर का होता और वो स्टेट लिस्ट में चीज होती, तो स्टेट कानून बनाता, तो समझ में भी आता है। लेकिन अगर कोई भी मामला इंटर स्टेट का है, दो स्टेट के बीच का है, तो वो यूनियन लिस्ट में आएगा, और उसके लिए यूनियन को ही कानून बनाना चाहिए, वरना कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो करेक्ट। इस लॉजिक से आप ए और बी एलिमिनेट करेंगे, और इसी लॉजिक से आप सी सही करेंगे। हम्म। अब डी को पढ़िए। कॉर्पोरेशन टैक्स इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। नहीं, तो ये तो इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं कि कॉर्पोरेशन टैक्स जो है ये आपका बेसिकली डायरेक्ट टैक्स होता है, और यूनियन इसको लगाती है। इनकम हम्म। टैक्स भी यूनियन लगाती है, तो ये सब डायरेक्ट टैक्सेस के हिस्से हैं। लगभग डायरेक्ट टैक्सेस यूनियन ही लेती है। करेक्ट तो करेक्ट। डी गलत हो जाएगा, सी सही होगा। सही बात है। इसमें एक एडिशनल फैक्ट आप ये जान लीजिए कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की को ही इन्वोक करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्म लॉज को बनाया था। क्योंकि डायरेक्टली ऐसे देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में है, लेकिन वो स्टेट लिस्ट में वो तो बना नहीं सकते, इसलिए इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स का हवाला देके उन लोगों ने फार्म लॉज को बनाया था। तो ये थोड़ा सा अनएथिकल है, लेकिन अब क्या किया जाए, बहुत सारी अनएथिकल चीजें हैं दुनिया में। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, अब ये तो अरे सवाल यार मतलब। मैं तो कहता हूँ 76 डिस्कस ही न किया जाए। हाँ सही बात है, अब तो यार छोड़ हाँ, दो फिर। इसकी इसकी लाज रख ली जाए। 77। 77 पे अब आते हैं। ठीक है, सीडीएस एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। अब देखिए, सीडीएस एक ऐसा टॉपिक था जो पिछले 2 साल से मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। लग मतलब शायद ही कोई ऐसा टेस्ट सीरीज हो जिसमें सीडीएस का क्वेश्चन हो, बार बार मतलब सीडीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो है कि इसमें बस एक पॉइंट पर जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करवाता है, वो है पॉइंट नंबर 2, एक्सरसाइजेस मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ। अब आपको पता होना चाहिए कि ये काम जो है प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल से आर्टिकल 52 या 53 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है कि चीफ, तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है आपका प्रेसिडेंट होता है। तो बस वहीं से एलिमिनेट करिए, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। बताइए सुमित भाई। और मेरे ख्याल से ये पीटी अगर थ्री आप सिक्सटी फाइव में साफ साफ ये तीनों स्टेटमेंट साफ साफ इसी बार के लेटेस्ट पीटी 365 में पॉलिटी में मैंने पढ़ा था। बताइए। अगर आपको सीडीएस के बारे में नहीं भी पता है, तो प्रेसिडेंट के बारे में तो पता होना ही चाहिए आपको, हम्म। एज ए हम्म। यूपीएससी एस्पिरेंट। तो प्रेसिडेंट के बारे में अगर पढ़ेंगे, तो उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पावर्स यही है कि वो ट्राई सर्विसेज को कमांड करता है आर्म फोर्सेस हम्म। के। तो दो तो किसी हिसाब से सीडीएस के लिए सही नहीं हो सकता, और जैसे ही आप दो को एलिमिनेट करेंगे, तो आपके पास 1 और 3 आ जाएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन हम्म। डी। अब केवल पढ़िए, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। तो चीफ ऑफ स्टाफ करके अगर कोई कमेटी होगी भी, तो उसका चेयरमैन और परमानेंट चेयरमैन किसको होना चाहिए? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ही होना चाहिए, लॉजिकल लग रहा है। हम्म। थर्ड वाला पढ़िए, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज मैटर। ये तो पता ही है कि डिफेंस मिनिस्टर ही हेड होता है ट्राई सर्विसेज मैटर्स का, या हम्म। ट्राई सर्विसेज का। तो उसी को एडवाइस देगा, डिफेंस मिनिस्टर को ही देगा। तो 1 और 3 लॉजिकल लग रहा है, दो तो आपको फैक्चुअली पता है गलत है, तो इतना तो सोचना भी नहीं है। दो अगर पता है गलत है, तो सीधे आप आंसर पे आइए, 1 और 3। बिल्कुल बिल्कुल।
Operation undertaken by army toward the upliftment of local population in remote areas to issue to include addressing of their basic needs। अब ये वही वाली बात है, मेंस की आप जब तैयारी करते हैं तो आप पढ़ते हैं एक चैप्टर इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सॉरी इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में आप जब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ ऑपरेशन सद्भावना के बारे में आप एक केस स्टडी के रूप में पढ़ते हैं। तो ये मेंस वालों के लिए थोड़ा सा ये इजी क्वेश्चन था। बताइए। हाँ, वैसे तो जनरली ये कवर नहीं हुआ था किसी भी करंट अफेयर्स में प्रीलिम्स वालों के लिए। तो हम्म। अगर इंटरनल सिक्योरिटी जिसने पढ़ी होगी उसको ये चीज पता रही होगी तो ऑपरेशन सद्भावना वहां से हो जाएगा। थोड़ा सा मेंस वालों के लिए फायदा था इसमें। सही और बात आपसे है। अगर नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में तो कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं बात है। नहीं, हाँ इसको छोड़िए। 150 नंबर लाने पर कोई मेडल नहीं दे रहा है आपको, तो इसको छोड़ सकते हैं आप। ओके, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज। अब ये भी कोई क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाता है। अब ये क्वेश्चन सोचने वाला क्वेश्चन, चिली और अर्जेंट, पहले आप ये देखिए, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। कजाकिस्तान यार, मतलब ठीक है, उसकी उसकी एरिया उतनी भी बड़ी नहीं है कि ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज हो जाएगा। चिली थोड़ा सा लंबा है। चिली कंपेरेटिवली मेरे ख्याल से अगर ये वो है लेटिन अमेरिका, तो चिली यहाँ से लेके यहाँ तक है। लेकिन अर्जेंटीना बहुत छोटा है। अर्जेंटीना के ऊपर पैराग्वे है, उरुग्वे है, तो ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज नहीं होगा, चिली एंड अर्जेंटीना। अब मुझे बस ए और सी में कंफ्यूजन था। अब चाइना और इंडिया के बारे में मैंने सोचा, तो मैंने ये सोचा कि यार बड़ा वो अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है बड़ा कर्वी लीनियर है, तो हो सकता है कि वो एरिया बढ़ा देता होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बीच में नेपाल भी आ जाता है और बीच में भूटान भी आ जाता है, और यूएसए और कनाडा कंपैरेटिवली उसमें कोई और बीच की कंट्रीज नहीं है, तो मैंने लॉजिकली इसको कनाडा एंड यूएसए मारा। तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में, बताइए इसमें। ये तो पता सच में किसी को नहीं होता है, किसको पता है कि और कितना अंतर है, कितना किलोमीटर है, किसी को नहीं याद होता है। करना भी हम्म। नहीं चाहिए याद। लेकिन मैप को विजुलाइज जब मैं कर रहा था तो कनाडा और यूएसए एक तो दिमाग में आ रहा था, और एक मुझे कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन दिमाग में आ रहा था, क्योंकि ये दोनों बाउंड्रीज देखने में बड़ी लगती हैं। तो हम्म। फिर मुझे लगा कि यार हो सकता है डी ही सही हो, क्योंकि मैं ए और डी में डाउट में था। तो हम्म। कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन में मार के आया था, गलत था। बाद में मैंने देखा तो कनाडा और यूएसए का 8,000 किलोमीटर समथिंग है, और कजाकिस्तान रशिया का 7,000 किलोमीटर ओ। समथिंग है, तो लॉन्गेस्ट दोनों है। अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा लंबा ए है। हम्म। तो मैप को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। कई बार मैप जो है कि विजुअलाइजेशन से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, और यूपीएससी में तो पक्का कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस में भले ना हो पाए, वो सीधे हाँ राजधानी हाँ। पूछेगा, लेकिन ये यूपीएससी आपको इतना लेवरेज देता है कि आप थोड़ा सा विजुअलाइज करें और वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एथिक्स कमेटी, ये वही वाली बात है, मतलब जैसे सीडीएस का क्वेश्चन हर टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा। एथिक्स कमेटी इतना न्यूज था वो महुआ मोइत्रा वाले केस की वजह से कि ये हर टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो इट वाज एन एड हॉक कमेटी, ये पीटी में साफ साफ ये चीजें लिखी हुई हैं, और टेस्ट सीरीज में बहुत बारी इसको मेंशन किया गया है। ओके, द कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। जाहिर सी बात है यार, सब जुडिस मैटर को थोड़ी लेगा। ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। अब ये बात मुझे वैसे तो पता थी, लेकिन ये सोचने वाली भी बात है कि अब पता चले कि जो एमपीज होते हैं वो एक दूसरे, मतलब अगल बगल वाले सदन में घूमते टहलते रहते हैं। मतलब कई बार आपने मोदी जी को राज्यसभा में भी भाषण देते होगा। अब भाई कोई एमपी जो है दूसरे सदन में भाषण दे रहा है, और उस पर्टिकुलर सदन वाला आके दो चार थपड़िया दिया उसको, तो वो स्पीकर से कंप्लेन करने गया, और स्पीकर बोलेगा नहीं नहीं तुम तो दूसरे पार्टी वाले हो, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, तुम तो दूसरे सदन वाले हो, मैं तुम्हारा कंप्लेन नहीं रजिस्टर करूंगा, ऐसे थोड़ी होगा। मतलब ये तो थोड़ी तो मर्यादा रखी है भाई, वो एमपी है भाई, वो कहीं का मतलब एमपी है। तो ये सोचने वाली भी बात थी कि मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ लोकसभा का आदमी लोकसभा पर ही कंप्लेन कर सकता है, कोई भी उसको कंप्लेन कर सकता है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो यहाँ से मैंने इसको एलिमिनेट किया था। हालांकि मुझे बात पता थी, कई बार मैंने टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन गलत किया हुआ था। तो जब आप गलत करते हैं तो वो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, तो वो एक्चुअल में एग्जाम में जब बन के आती हैं तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपकी गलत हो जाए। तो इसका 1 and 3 हो जाएगा। बताइए इसमें। तो टेस्ट सीरीज का यहाँ से एक इम्पोर्टेंस निकल के आ रहा है कि टेस्ट सीरीज में अगर आपको गलत भी हो रहा है तो आपको बस उसको टेस्ट सीरीज को ऐसे यूज करना है कि जो मामले भी करंट अफेयर्स में चल रहे हैं उनके बेस पे टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन डालते हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ लेना है और उनके फैक्ट्स को याद कर लेना है। उससे असली एग्जाम में क्वेश्चन सही होने के चांसेस होते हैं। हम्म। बाकी इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी, जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 2000 में बना था, और एडहॉक कमेटी था शायद ये 2014 या 15 के आसपास ये परमानेंट बना था ये। तो ये भी क्योंकि महुआ मोइत्रा वाला केस था, और कुछ बहुत सारे एमपी थोक भाव में इन लोगों ने वो कर दिया था लोकसभा से, तो इस वजह से भी ये न्यूज में था। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि जो चीज बहुत लंबे समय से न्यूज में उसको आप पढ़ेंगे। तो ये तो सही है। तीसरा तो कॉमन सेंस से आपको सही लग रहा है कि यार जब कोई मैटर मैटर सब जुडिस है, अगर उसको कोर्ट खुद देख रही है किसी एमपी के बारे में कोई मैटर, तो उसको डबल पनिशमेंट थोड़ी देंगे आपकी, उसको फिर से अब उसका मैटर उठाओ यहाँ लोकसभा में, उसको एथिकल चार्जेस उस पर लगा दो। हम्म। तो पहला तीसरा तो
देख लेंगे। और दूसरा वाला जो है, ये भी तो वही बात है कि लोकसभा कैन मेक ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट। अगर कोई भी एमपी अनएथिकल काम कर रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि लोकसभा के लोग ही उसमें कंप्लेन करें, कोई बाहर का आदमी भी कंप्लेन कर सकता है हम्म। उसमें, अगर कोई उसका कंडक्ट अनएथिकल है तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो 1 and 3 हो जाएगा। बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 81 पे चल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। और ये, हाँ, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता। प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा। लेकिन हालांकि मेरा ये क्वेश्चन गलत इसलिए हुआ था क्योंकि मैं ये कंफ्यूज, मुझे बाकी सारी चीजें पता थी कि दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग, दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग, ये बात मुझे पता थी। देयर आर प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन, ये बात भी मुझे पता थी। लेकिन पहली बात में मैं कंफ्यूज इस बेसिस पर हो गया कि ये वाला जो लोकसभा चल रहा है ये 18th है कि 19th है। तो कई बार जो है कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं, आप उसको ग्लैंस करते रहिए थोड़ा बहुत। अगर 20-25 मिनट भी, अगर एग्जाम के, अब ये 16 जून को एग्जाम हुआ था, तो जो एक महीने पहले अगर आप ग्लैंस भी करते हैं न्यूज़पेपर में, हजारों बार मतलब 18th लोकसभा वहां आपको दिखता हुआ मिल जाएगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप 1.5 घंटा उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्लैंस करना, कभी कभी कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में चली जाती हैं और वो आपका सवाल सही करवा देंगी। अब 2023 का एक क्वेश्चन था, वो कौन सा, कोको वाला जो कोको वाला नहीं, कोको वाला नहीं क्या, जो, अरे वो डीआरसी वाला जो क्वेश्चन था यार, कोबाल्ट वाला। अब कोबाल्ट मैंने ऐसे ही हम्म। मतलब ग्लैंस किया था न्यूज़पेपर में, और मेरे सबकॉन्शियस मेमोरी में वो बात थी कि कोबाल्ट जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुत फेमस है। तो वहां से वो चीज़ें मेरी सही हो गई थी। लेकिन यहाँ मैंने, क्योंकि 1-2 महीने से मैंने एग्जाम में पढ़ा नहीं था न्यूज़पेपर, तो ये 18th 19th में कंफ्यूज होके मैंने इसको गलत मार्क कर दिया था। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। बताइए सुमित भाई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब भी आया था तो किसी पर्टिकुलर लोकसभा में कब ये इम्प्लीमेंट होगा इसकी बात नहीं की गई थी। इसमें लिखा गया था कि अगले सेंसस के बाद जो लोकसभा बनेगी, रीएडजस्टमेंट के बाद, उसमें फिर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम्म। इसीलिए पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन, दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स, सही बात है, सनसेट क्लॉज है इसमें भी, क्योंकि जो भी रिजर्वेशन आए हैं लोकसभा में सब सनसेट क्लॉज के साथ ही आते हैं। तो हम्म। SC ST वाला भी 15 साल के लिए था, तो बाद में अमेंडमेंट करके बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ेगा ही बाद में, लेकिन अभी हम्म। फिलहाल 15 साल की बात की गई है। तीसरा वाला भी सही है, अगर आप थोड़ा सा भी वो जो, क्योंकि इतना लैंडमार्क ये एक्ट है, इतने साल से, हम्म। 30-35 साल से कोशिश की जा रही है कि ये आए, रिजर्वेशन आए। अब जब आ गया तो यार आप पढ़ के तो जाओगे कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सही बात है। तो ये आप गलत, मतलब इसको पढ़ के जाना चाहिए था, पढ़ के जाओ फिर गलत या कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ के नहीं चले जाओ, पढ़ के ही ना जाओ, वो गलत बात है। हम्म। हम्म। ओके, सो ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन था। ओके, एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023। अभी देखिए, ये वन ऑफ द ऐसा क्वेश्चन था जो जो पढ़ने के बाद आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है ना, वो स्माइल मैन्युफैक्चर नहीं करनी पड़ती है। अब ये मेरा जो सेंटर था, मैं पुणे में ही एग्जाम दे रहा था प्रीलिम्स वाला, और मैं औंध में ही हेलो। मैं रहता हूँ, उसी के आसपास ही मेरा सेंटर था। और जब ये मित्र शक्ति जब एक्सरसाइज हो रही थी, तो न्यूज़पेपर में उस टाइम मैं पढ़ रहा था। तो वहां जब ये मित्र शक्ति हो रही थी, तो कहीं मेरी सबकॉन्शियस मेमोरी में बात थी कि मित्र शक्ति अभी हुई है, श्रीलंकन आर्मी आर्मी जो है वो आई हुई है। अब बस वह वन को आप एलिमिनेट करिए, यहीं से आंसर आ जा रहा है आपका। बस इसमें क्या पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, तो मित्र शक्ति किसके किसके बीच होता है। अब ये सब आप भूल जाइए, जॉइंट ऑपरेशन, इंडियन एयरफोर्स वॉज पार्ट, ये सब भूल जाइए, औंध में हुआ था कि कहाँ हुआ था, भूल जाइए। ये किसके किसके बीच होता है, अगर आपको बस इतना पता है कि श्रीलंका के बीच होता है, वन को एलिमिनेट करिए, आंसर आ जाएगा। बताइए सुमित भाई। हाँ मतलब जब मैं IR पढ़ रहा था, प्रीलिम्स के पहले थोड़ा सा IR मैं देख के जाता हूँ, 1-2 दिन पढ़ लेता हूँ। तो वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो पढ़ते ही हैं, तो बांग्लादेश से संप्रीति पढ़ते हैं और हम्म। श्रीलंका से मित्र शक्ति पढ़ते हैं। तो मुझे पता था कि ये पहला वाला ऑप्शन तो गलत है, और जैसे ही पहला आप एलिमिनेट करेंगे, उसको चाहिए ही नहीं था कि आपको पता हो कहाँ हो रहा है, कैसे हो हम्म। रहा है, कौन कौन कर रहा है, उसको बस इतना चाहिए था उसको, UPSC को, कि आपको बस ये पता हो कि मित्र शक्ति होती किसके साथ है। हम्म। इतना पता है तो काफी है, आंसर D आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिट रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। अब ये भी वन ऑफ द इजी क्वेश्चन ही था। मेरे ख्याल से लोअर कोर्ट वाला है प्रोहिबिशन, और एक और होता है ना सर्टियोरी, वो लोअर कोर्ट से, ये हम्म। क्वासी जुडिशियल बॉडीज पर होता है। तो ये रिट का क्वेश्चन आपको 2022 में भी मिल जाएगा, 2024 में भी आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल राइट तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। वो राइट टू प्राइवेसी भी आ गया, प्रोहिबिशन भी आ गया, हर साल है लोग यही सब छोड़ के चले जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का 65 साल है कि 70 साल है, उसके कमिटी में अपॉइंट करने के लिए कौन कौन से मेंबर लगे, ये सब याद करने करते रह जाते हैं लोग, और यही सब भूल जाते हैं, और गलती यही सब करके आते हैं। और फिर छोड़िए, खैर। बताइए सुमित भाई। अब इसमें क्या ही डिस्कस करें, मतलब अब हम्म। रेट तो आपको पता ही होनी चाहिए कौन कौन से होते हैं, तो बहुत बेसिक लक्ष्मीकांत है एकदम। लक्ष्मीकांत भी नहीं, अगर आप 11-12 में
पढ़ रहे होंगे तो भी आपको पता होगा, थोड़ा सा अ- जनरल अवेयर अवेयर होंगे आप चीजों से तभी आपको पता होगा। तो रिट क्या होती है, तो ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ कि सी इसका हम्म। ऑप्शन है। प्रोहिबिशन क्या होता है कि लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन ए केस। तो जब भी लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन को सरपास करती है, तो कोई सुपीरियर कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसको प्रोहिबिशन जारी करता है, रिट, और उसको प्रोहिबिट करता है कि तुम आप अपने औकात से बाहर जा रहे हो, इसको यहीं बंद कर दो। तो ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 84, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। अब वही बात है कि ट्राइब्स जो है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, कम से कम प्रीलिम्स के लिए। तो ट्राइब से एक दो क्वेश्चन तो आपको हर साल मिलेंगे, चाहे वो शेड्यूल का क्वेश्चन बन के आ जाए या फिर ट्राइब कैसे डिक्लेयर होते हैं ये सब आ जाए, तो आप इसको अच्छे से करके जाना है। तो मेरे ख्याल से आर्टिकल 341 या 42 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये काम जो है प्रेसिडेंट करता है। तो गवर्नर का आपने चैप्टर पढ़ा है, गवर्नर में कभी आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि गवर्नर जो है वो एसटी डिक्लेयर करता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब इन ए स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट। अब ये देखिए, अब पहले स्टेटमेंट का लैंग्वेज पढ़िए आप, डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट। यानी ये पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये गवर्नर की वजह से गलत है। तो बाकी का जो पार्ट स्टेटमेंट का है उसका कह रहा है कि ऑफ दैट स्टेट, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब एक स्टेट का ही होता है। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट से आपको थोड़ा सा ये इंस्पिरेशन मिल गई होगी कि वो अगर पर्टिकुलर स्टेट का है तो वो तमिलनाडु का एसटी जो है वो जम्मू कश्मीर वाले एसटी जम्मू कश्मीर में जाके थोड़ी रिजर्वेशन मांगेगा। तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो है कि ये सही स्टेटमेंट था। बताइए सुमित भाई। हाँ, तो जैसे कि न्यूज में था, सिक्स शेड्यूल लद्दाख में भी चल रहा था। ये हम्म। लोग मांग रहे थे, सोनम वांगचुक के लीडरशिप में वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो यहाँ तो आपको सिक्स शेड्यूल ट्राइबल्स दिमाग में आ जाने से कि आपको ये पढ़ना है। हम्म। करंट अफेयर्स पढ़ने के यही दो तरीके होते हैं, एक तो आप ये देखिए कि क्या चल रहा है न्यूज में, फिर वहां से आप सोनम वांगचुक वांगचुक कौन है, इनकी इतिहास भूगोल आप उनका पढ़ने लगे, उसमें बहुत अंदर जाने लगे। ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी के लिए करंट अफेयर जब पढ़ना हो तो देखिए कि मुद्दा क्या चल रहा है, और उस मुद्दे का कोर पार्ट आपके सिलेबस से क्या अलाइन हो रहा है। तो अगर सिक्स शेड्यूल मुद्दा चल रहा था तो उसका कोर पार्ट क्या था कि ट्राइबल से रिलेटेड कौन से प्रोविजंस हैं, सिक्स शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, आप वापस आके लक्ष्मीकांत ने ये पढ़े। तो करंट अफेयर्स को ऐसे कवर करना होता है। करंट अफेयर्स का स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है एग्जाम में जनरली। तो यहाँ पे तो ठीक है, फिर पढ़े होंगे आप आके ट्राइबल्स के बारे में। तो प्रोविजंस तो आर्टिकल 342, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज, नहीं, इट इज द प्रेसिडेंट हु रिकॉग्नाइजेस। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा, ए कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्टेट नीड टू बी सो इन अनदर स्टेट। नहीं, मतलब इसमें क्या है कि हर स्टेट का अलग असेसमेंट होता है, फिर उसके हिसाब से शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किए जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक स्टेट में आप वही कम्युनिटी एसटी हो, एक स्टेट में उसको एसटी स्टेटस ना मिले। तो इसका ये आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 85, विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट। अब वही बात है, पार्लियामेंट चैप्टर। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब यही पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। तो आसान टॉपिक देख के आप ये मत सोचिए कि अरे ये तो आसान मिल गया, खट खट मार दिया। आराम से पढ़िए। तो मैंने मेरे साथ यही हुआ। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो मैंने पढ़ा और प्राइम मिनिस्टर मैंने ध्यान नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर मैंने ध्यान दिया होता तो मुझे पता, अगर ध्यान से पढ़ा होता तो पता चला कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे बजट इंट्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको सही मान लिया था जल्दी जल्दी में। एट यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन, ये तो कई बार ये पूछा, नो डिमांड एक्सेप्ट ऑन द, बिल्कुल डिमांड फॉर ग्रांट भी एक तरह का मनी बिल ही होता है, तो वो रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के ही बेसिस पर आता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बताइए सुमित भाई। तो इसमें वही है, आसान सा है। आर्टिकल 112 में सीधा सीधा लिखा है कि इट इज प्रेसिडेंट हु कॉजेज टू लेट डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम्म। प्रेसिडेंट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट करता है। तो आप जब भी इस तरह के स्टेटमेंट्स को पढ़ें जो आसान लग रहा हो, तो भी आप इसमें ध्यान दें कि यार इसमें ऐसा क्या, ये मुझे गलत कैसे करवा सकता है। तो उसके हम्म। पास क्या क्या ऑप्शन है गलत करवाने के। नाम बदल दे, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर कर दे। तो एक बार आप यहाँ रुक के सोचिए क्या कि प्राइम मिनिस्टर क्यों लिखा हुआ है, मैंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं था। प्रेसिडेंट हम्म। होता है कि वो उसकी वजह से ये बजट आता है। तो ऐसे ये गलत करवा रहा है। तो बिल्कुल एक को एलिमिनेट कीजिए, दो बिल्कुल बचा। बिल्कुल। दो सही है, तो सबको पता है। ठीक है।
सो अब क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक्स द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स। अब ये वही वाली बात है, जैसे सुमित भाई आर ओ की तैयारी कर रहे थे, मैंने कुछ टाइम यूपीपीसीएस की तैयारी किया था। तो वो भले एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, लेकिन 15-20 दिन मैंने पढ़ा था, और उसमें ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, किताब उताब जो लेटेस्ट लिखा जाता है। तो वहां से एस जयशंकर, मुझे ये बात पता थी। तो ये मेरा सही हुआ था। बताइए सुमित भाई। हाँ मतलब ये उस टाइम पे अगर इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं तो कुछ मीम पेजेस को फॉलो वॉलो करें तो वो लोग ये सब चीजें डालते रहते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कर लीजिए, बट कहीं कहीं से कुछ भी फायदा हो जाता है। तो हाँ। ये तो पता था, तो पता था इंडिया वे बाय भारत मैटर्स, ये दोनों किताबें जयशंकर सर ने लिखी हैं। हम्म। सही बात है। ओके, सो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब ये टिपिकल जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसा ही टाइप का क्वेश्चन था। अर्जेंटीना रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज, वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखिए, पूरी दुनिया में वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है यार, खास खास तौर पे जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में। जहां वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है वो न्यूज में है। तो अर्जेंटीना मतलब ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसकी दुहाइयां लोग देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ भी वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सूडान, वॉर बिटवीन कंट्रीज, रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज। अब देखिए 2023 का क्वेश्चन आप याद करिए, एक असर्सन रीजन करके क्वेश्चन था। उसका असर्सन रीजन करके नहीं था, उसका था कि नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज न्यूज में क्यों है। तो नॉर्थ नॉर्थ अफ्रीकन, उसका आंसर था मिलिट्री कू। अब मिलिट्री कू का मतलब यही होता है ना, मतलब कि झगड़ा हो, जो मिलिट्री है और उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में झगड़ा वगड़ा चलता रहेगा। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे काम आते हैं। अभी एक और भविष्य में इसी पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, मैं सेम लॉजिक बताऊंगा। तो यहाँ से आपका ये भी सही हो जाएगा। अब टर्की रेस्किंडेड इट्स मेंबरशिप ऑफ नेटो। अब देखिए, अब कहने को तो मेरा ऑप्शनल जो है इंग्लिश लिटरेचर है, लेकिन रेस्किंडेड का मतलब मुझे नहीं पता है। तो इसमें वो ऐसी वाली बात नहीं है, थोड़ा इतना फैंटम नहीं बनना है। जाके देख लो, हिंदी हिंदी मतलब इसका जाके देख लो। तो मैंने देख लिया था क्या है इसका। नाटो ने अपनी सदस्यता निरस्त कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टर्की ने अपनी सदस्यता निरस्त नहीं है। टर्की मेरे ख्याल से एशिया में आता है, लेकिन वो नेटो का मेंबर है, ये बात मुझे पता थी। और अगर ऐसा होता तो बड़ा न्यूज में था। न्यूज नेटो का न्यूज ये था कि स्वीडन या फिनलैंड ने अभी हाल फिलहाल में नेटो ज्वाइन किया हुआ, ये न्यूज में था। तो यहाँ से मैंने इसको एलिमिनेट किया था। खैर, वहां से भी बात सही हो गई थी कि 3 है 2 सही होता है। तो यहाँ से वो वाली लॉजिक भी लग जा रही थी। बताइए सुनील भाई। हाँ तो अर्जेंटीना का पता ही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है वहां पे, बहुत साल से चल रही है। इसी तरह वेनेजुएला का इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो ये हम्म। सब बातें तो पता होती हैं जनरली। सूडान का, सूडान में तो सिविल वॉर चली रही है, मतलब वॉर बिटवीन कंट्रीज, रेगुलर आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है सूडान में। ये सब प्लेसेस इन द न्यूज वाले में कवर हो जाता है सूडान वगैरह भी। तो जो प्रीलिम्स के अपन 15-20 दिन पहले कहीं से पढ़ लीजिए, प्लेसेस इन द न्यूज, हम्म। किसी भी यूट्यूब पे आ जाएगा, या फिर इस बार हम लोग खुद पढ़ा देंगे। हम्म। तो ये सारी चीजें वहां से कवर हो जाती हैं। टर्की वाला मतलब नाटो न्यूज में था, तो नाटो को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नया मेंबर्स बनने की बात चल रही थी। स्वीडन फिनलैंड तो बन भी गए हैं अब, लेकिन टर्की को जो है, टर्की ने बाहर बाहर नहीं हुआ है टर्की मेंबरशिप से। टर्की अभी भी मेंबर है, तो तीसरा गलत है, तो 1 और 2 ही सही होगा, ओनली 2 पेयर्स। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 88। सुमेध पाइपलाइन इज a strategic route for Persian Gulf oil and natural gas shipments to Europe। अब कोई आइडिया नहीं। सुमेध जो है वो लग रहा है कि थोड़ा मिडिल ईस्ट टाइप टाइप का, मतलब इस्लामिक ओरिएंटेशन इसका लग रहा है। मतलब पर्शियन गल्फ और यूरोप, पर्शियन गल्फ से यूरोप में भिजवाना है पाइपलाइन। तो मैंने ये अब स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़िए। सुमेध पाइपलाइन कनेक्ट्स रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी। अब देखिए, जनरली आप जब पाइपलाइन वाइपलाइन देखेंगे तो वो जनरली वो मैरीन रूट ही लेता है पाइपलाइन वाला। अब आप सोचिए, पर्शियन गल्फ से यूरोप में लाना है तो 2 रूट है। एक तो टेरेस्ट्रियल रूट है कि वो इराक, कुवैत और सीरिया उरिया से आप लेकर वहां पाइपलाइन बिछाएं। और वहां वो कंट्रीज कैसी होते हैं, वहां सारे जो लीडर्स हैं वो अधकपारी होते हैं, वो कहेंगे कि कल जो है कि पाइपलाइन तोड़ेंगे हम। तो ऐसे पाइपलाइन थोड़ी जाएगा, वो सेफ रूट अपनाएगा। तो सेफ रूट में वो जो है कि मेरी टाइम रूट से ही जाएगा। तो मैंने तो यही सोचा था भाई, मुझे आइडिया नहीं था। तो अब जब वो उसको जाना होगा तो उसका नियरेस्ट रूट यही है कि पर्शियन गल्फ में वो अरेबियन सी में आएगा, फिर वहां से वो रेड सी में जाएगा, फिर वो स्वेज कैनाल के थ्रू वो जो है कि जाएगा आपका मेडिटेरेनियन सी में। तो मैंने तो यही सोचा था, और दोनों स्टेटमेंट मुझे लॉजिकल लग रहा था। अब थोड़ा सा ये भी ना कि कभी कभी कुछ लोग में ये कंफ्यूजन होता है कि दोनों सही तो है, लेकिन ए मारे या बी मारे। तो आप एक काम किया करिए कि आप इस बीच में एक बिकॉज लगा लिया करिए। बिकॉज, और लगाने के बाद आप ये दोनों सेंटेंस पढ़ा करिए, कंजक्शन टाइप का बिकॉज लगा लीजिए। अगर वो थोड़ा भी सेंस कर रहा है तो मतलब 90% वो ए ही आंसर होगा। तो वहां से मैंने ए मारा था, हालांकि मैं श्योर नहीं था, लेकिन आंसर सही है ये। बताइए सुमित भाई।
हाँ, सुमेध पाइपलाइन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं सिर्फ ऑप्शन देख रहा था, मतलब स्टेटमेंट टू पढ़ा, स्टेटमेंट वन पढ़ा। तो स्टेटमेंट वन पढ़ के ही पता चला कि सुमेध पाइपलाइन कोई मतलब गैस वैस कैरी करने का कोई पाइपलाइन है जो पर्सियन गल्फ से यूरोप यूरोप तक जा रहा है। अगर ये ऑप्शन सही हुआ तो ये फैक्ट सही होगा। फिर ऑप्शन टू, मैंने स्टेटमेंट टू पढ़ा मैंने, सुमेध पाइपलाइन कनेक्ट द रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी कनेक्ट होना ही पड़ेगा अगर कोई चीज यूरोप में पहुंचनी है सी रूट से। तो दूसरा अगर सही है और पहला अगर सही है, दूसरा पहले का एकदम पक्का एक्सप्लेनेशन होगा। तो ये सोच के मैंने ए मारा था। या तो ये हो सकता था कि दोनों गलत हो, तो हम्म। ये एक ही वाला था, एक ये था कि दोनों सही हैं, तो दूसरा पहले का एक्सप्लेनेशन है ही है। तो मेरे दो में डाउट था, तो मैंने ए ही मारा था इसमें, क्योंकि मैक्सिमम यही होता है कि अगर दोनों सही लग रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 89, द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। अब ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, रेड सी बहुत ज्यादा न्यूज में था, लेकिन यूपीएससी ने थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा, ज्योग्राफी में भी थोड़ा अलग टाइप का ज्योग्राफी पूछा। तो अब वहाँ जो है कि डेजर्ट डेजर्ट एरिया ही है, ऊपर जो है कि यूएई है, सऊदी अरेबिया है, या यमन है, ओमान है, वो सब डेजर्टेड एरियाज ही होते हैं। तो वहाँ भी रेड सी प्रेसिपिटेशन बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है। तो यहाँ से कई लोग कंफ्यूज हो गए थे एनी फॉर्म में। एनी फॉर्म मतलब इसको जनरली लेना है कि प्रेसिपिटेशन बहुत लिटिल होता है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि मतलब वहां आज तक कोई प्रेसिपिटेशन देखा ही नहीं गया है। किसी भी प्रेसिपिटेशन वहां बहुत कम होता है। तो इसको थोड़ा सा आपका हिंदी पढ़ लेते इसका, तो आपको अच्छे से अंदाजा इसका लग जाता है। तो ये तो मैंने इसको सही माना था। नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर, सही मुझे बहुत एक्सट्रीम लग रहा था, थोड़ा बहुत तो नदी नाला हर जगह ही चला जाता है। हालांकि ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका वन ओनली होना चाहिए। अब देखिए क्या यूपीएससी, मैंने अभी वन ओनली ही मारा था। बताइए सुमित भाई। हाँ, तो मतलब यूपीएससी का आंसर की तो नहीं आया अभी। तो हम्म। पहला वाला तो सही लग रहा था, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे, क्लाइमेट चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा रेड सी वाला जो एरिया है वहाँ पे बारिश थोड़ा कम ही होता है। हम्म। और वो उधर मिडिल ईस्ट वाला एरिया लगभग लगभग पड़ता है, तो बारिश तो नहीं होता, कम होता है मतलब। तो पहला तो सही लग रहा था, लेकिन दूसरा वही है कि एलिमिनेशन टेक्निक कहीं कहीं पे आपको धोखा भी दे सकती हैं, लेकिन हम्म। जनरली नहीं देती हैं। तो नो वाटर इंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, तो रिवर से पानी नहीं जाता है रेड सी में। तो ये मैंने मतलब इसको गलत मान लिया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जाता तो होगा ही। लेकिन हम्म। डिबेटेबल है। लोग बोल रहे हैं देखते कि हैं। सिर्फ इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन का पानी ही मिक्स होता है रेड सी में, इसमें कोई नदी से नहीं जाता है। तो पता नहीं, देखते हैं यूपीएससी क्या आंसर देता है। देखते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 90, अकॉर्डिंग टू ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये यूपीएससी के फेवरेट गैसेज हैं, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से सबसे ज्यादा निकलता है? लोकोमोटिव्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, शिप्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। अब देखिए, अब जो पीवाईक्यूज होता है ना, पीवाईक्यूज का मतलब सिर्फ प्रीलिम्स का पीवाईक्यूज नहीं होता है, कभी कभी मेंस का पीवाईक्यूज भी आपका प्रीलिम्स का सवाल सही करवा देता है। तो इसमें यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन ये था मेंस में जीएस वन में कि दिल्ली में पोल्यूशन क्यों बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें लोगों को सबसे ज्यादा ये लगता है कि पोल्यूशन होता है आपका स्टबल बर्निंग से, और जो लोकोमोटिव्स हैं, जो व्हीकल से निकलता है उससे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि पॉल्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा होता है आपका जो इंडस्ट्रीज है, जहां से पावर प्लांट्स, जो इंडस्ट्रीज हैं वहां से जो गैसेस निकलती हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में का मेन कारण वो है। तो ये बात मुझे पता थी, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन बढ़िया से किया हुआ था। तो बस यही सोच के मैंने पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स मारा था, और मेरा सही हो गया था। बताइए सुनिए। हाँ, तो सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब एक मेन सोर्स तो फॉसिल फ्यूल को जलाना ही होता है। ये तो बहुत बार मतलब आप इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हो, आप पीटी में भी कई बार पढ़ोगे। और सल्फर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा रूल वूल भी ले आ रही थी, तो इसमें भी पढ़ोगे। तो ये तो कंफर्म है कि फॉसिल फ्यूल जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। अब फॉसिल फ्यूल देखो कहाँ कहाँ जल रहा है एबीसीडी में। पहले तो लोकोमोटिव में जल रहा है, मतलब वो का इंजन में, ट्रेन वगैरह के उसमें जल रहा है। शिप चलाने में फॉसिल फ्यूल जल रहा है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, यहाँ भी निकलता सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन फॉसिल फ्यूल से ज्यादा निकलता है। और क्योंकि देखो फॉसिल फ्यूल तीन में दिया है, ए बी और डी में, तो आंसर तो फॉसिल फ्यूल वाला ही होना चाहिए। तो सी तो यहाँ से हटा दो। फिर डी देखो, पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, तीनों में फॉसिल फ्यूल जल रहा है। एक कॉमन सेंस से सोचो कि यार फॉसिल फ्यूल सबसे ज्यादा कहाँ जल रहा होगा। तो जाहिर सी बात है आपकी पावर प्लांट्स, अभी भी हमारा जो पावर जनरेशन है वो ये मोस्टली डिपेंडेंट है मतलब थर्मल पावर प्लांट्स पे। या तो कोल जलाते हैं या तो फॉसिल फ्यूल, मतलब वही कोल कोल भी तो फॉसिल फ्यूल ही हुआ।
तो कोल हम्म। जलाते हैं पावर प्रोड्यूस करने के लिए, और वहीं से सबसे ज्यादा जो है सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, तो डी ही सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लॉजिकल था, दिखने में ये सब क्वेश्चन आसान लगते हैं लेकिन ये सब बहुत इजी क्वेश्चन, जो आपको वही है ना, पहला हंच जो आपके दिमाग में आया वही सही होता है कई बार। ठीक है, आप पहले राउंड में आपने जो है कि मार्क कर लिया कोई कोई क्वेश्चन, तो उसको आप मार्क पहले ही कर ले, भले ही आप उसका गोला बाद में भरिए लेकिन मार्क पहले ही कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है, लास्ट के 10-15 मिनट में आप बहुत दिमाग लगाते हैं और वहां गलती की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए पहला हंच जो है वो ज्यादातर देखा गया है कि वो सही होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ये वही वाला क्वेश्चन, कितनी बार यार सेम क्वेश्चन, नदर्न अफ्रीका वाला, मिलिट्री कू ये सब होता रहता है। देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहेल रीजन। साहेल रीजन मतलब वही नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका वाले जो कंट्रीज है वही साहेल रीजन है। देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर कू, ये क्या है यार, डी ए टेट इन सेवरल कंट्रीज ऑफ साहेल रीजन इन द रिसेंट पास्ट। अब वही है यार, क्या अब इसमें वही बताने लायक भी नहीं है। अगर ये सब आप गलती कर रहे हैं तो ये अक्षम्य है, ये अपराध। तो आप समझ लीजिए कि ये सब आपको सही करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए सुमित भाई। अगेन, फिल्म्स के पहले कोई भी प्लेसेस इन द न्यूज का प्लेलिस्ट आपने देखा हो तो साहिल रीजन आपको लिखा हुआ मिल जाता। और कई सारे टीचर्स ने, मतलब रोनाल्ड सर वगैरह ने भी अपने मतलब यूट्यूब पे बताया था इसको। तो हम्म। कॉमन है, सबको पता होता है। और आज से नहीं, साहिल में 10-12 साल से मतलब दिक्कतें चल रही हैं साहिल रीजन में। हम्म। तो ये फेयरली इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ बताने का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, ओके। इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए। क्यों भाई, क्यों नहीं इंपोर्ट करेगा? अगर एक एक सेव भी कोई गलती से भी लेकर आ गया, मतलब गलती से नहीं है, मतलब एक सेव भी आ गया, तो स्टेटमेंट जो है कि वो आपका डाउट में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है यार। एक सेव भी अगर इंपोर्ट हो गया तो स्टेटमेंट, और ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में सेव एक ऐसी चीज है जो कि इतनी बड़ी चीज है कि नहीं उसके लिए वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, कि नहीं इंपोर्ट हो गया तो पूरी दुनिया पलट जाएगी। सेव है यार, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा, वो बिल्कुल इंपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ से स्टेटमेंट वन, मैंने तो स्टेटमेंट टू पढ़ा भी नहीं, हालांकि पढ़ा था। द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बहुत सारी अथॉरिटी हैं, जो वो जीईएसी है, बहुत सारी जो बीटी कॉटन, जीएम मस्टर्ड, ये सब बातें चल रही हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, और असर्शन रीजन की खास बात ये होती है अगर एक भी गलत मिल गया तो वहां से आपका आंसर तुरंत आ जाता है, बाकी दूसरे स्टेटमेंट पर आपको ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से डी आ गया था, बताइए सुमित भाई। तो मतलब ठीक है, इसमें तो यही है कि एप्पल क्यों नहीं अमेरिका से इंपोर्ट होगा यार, हम्म। बिल्कुल होगा। तो ये तो होगा। और दूसरा वाला स्टेटमेंट है, इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली, कॉमन सेंस है कि अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आइटम है, तो उसको बहुत उसका स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी सिस्टम है इंडिया में, जीईएसी वगैरह से होके गुजरना पड़ता है तमाम। तो दूसरा तो एकदम सही है। थोड़ा भी साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, थोड़ा भी इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा, दूसरा सही है। अच्छा, दूसरा पहले से कोई रिलेशन है ही नहीं, वहां सिर्फ एप्पल की बात हो रही है यार। और एप्पल और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में अलग अलग, दोनों अलग अलग हो गया। वहां पहले स्टेटमेंट में कुछ जीएमओ की बात नहीं हो रही है। तो पहले दूसरे में कोई रिलेशनशिप तो भी नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। दूसरा सही है। और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जब रिलेटेड ही नहीं है तो एक्सप्लेनेशन वाली क्या बात हो गई। बोथ स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू करेक्ट। पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट ही दिख रहा है वैसे तो। हम्म। मोस्ट प्रोबेबली कि पहला इनकरेक्ट ही होगा। तो ऑप्शन डी के साथ जाओ, पहला इनकरेक्ट है दूसरा करेक्ट है, क्योंकि आप श्योर हो कि दूसरा करेक्ट है। तो खोजो दूसरा करेक्ट कहाँ कहाँ दिया है। ए में दिया है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। बी में थोड़ा आप डाउटफुल हो सकते हो। सी तो गलत है। और डी एकदम सही लग रहा है, तो डी मारो। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 93, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आप देखिए फिर से वही पार्लियामेंट का क्वेश्चन आ गया। भाई साहब, पार्लियामेंट पढ़ के आप नहीं गए तो स- जान लीजिए, फिर पार्लियामेंट पढ़ के जाना है, फंडामेंटल राइट पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। विथ रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा, while any resolution for the removal of the speaker of the lok sabha is under consideration, he shall not preside। सही बात है भाई, प्रेसाइड अपने ही जज, अपने ही केस का कोई जज थोड़ी बनेगा, यही तो नेचुरल जस्टिस का वो है, एक एक प्रोविजन। ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। क्यों भाई, क्या क्या ऐसा गुनाह कर दिया कि उसको वो बोल ही नहीं सकता? वो ऐसा नहीं है भाई, बोलने का अधिकार सबका है। ये भी मेरे ख्याल से नेचुरल जस्टिस में ही आता है कि सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। ये रूल ऑफ लॉ को भी के भी अंतर्गत ही आता है कि सब कोई अपना केस लड़ेगा, मतलब अपने आप को डिफेंड करेगा। ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन दी फर्स्ट इंस्टेंस। मेरे ख्याल से वो वोट नहीं कर सकता है, ये बात सही है बिल्कुल। ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो ये बात सही है ना, मतलब मेरे ख्याल से, हाँ, वो वोट नहीं 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 कर नहीं सकता है। नहीं अ, नहीं। हाँ क्या? वो नॉर्मल बिल वे, नॉर्मल चीजें अगर रेजोल्यूशन होता है
तो हाँ। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता, टाई ब्रेकर में वोट करता है। लेकिन अगर उसका रेजोल्यूशन जो है उसके रिमूवल के लिए अगर आया हुआ है, तो हम्म। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकता है। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? ओके, पता नहीं, हम्म। वैसे तो मेरा ये सवाल सही हुआ, ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ये दो अगर मैं गलत, अच्छा, वही बात है, मैंने तीन वाले पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, दो को मैंने एलिमिनेट किया था, ही शैल नॉट हैव द राइट हाँ टू स्पीक, और ये वन ओनली आ गया, तो तीन मैंने ध्यान ही नहीं हाँ, बस दिया। बस वही है, हाँ। दो को एलिमिनेट कीजिए, वन वन लिया जाएगा। हाँ तो वही है। ठीक है, फिर बताइए, ठीक अगर है। आप कुछ और बताना चाहें इसमें तो। नहीं, इसमें कुछ और ऐड करने वाला नहीं है, तो आसान क्वेश्चन है, सीधे अगेन, लक्ष्मीकांत से आया। अगेन पार्लियामेंट, पढ़ के जाना है इसको, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। चार केसेस लिखे हुए हैं कि कब बिल लैप्स करता है, कब बिल लैप्स नहीं करता है, डिसोल्यूशन के केस में। एक प्रोरोगेशन है, प्रोरोगेशन में कुछ लैप्स नहीं होता है, जाके लक्ष्मीकांत में देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में प्रोरोगेशन के बारे में दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में आपका डिसोल्यूशन के बारे में दिया हुआ, वहाँ चार पांच केसेस दिए हुए हैं, और वही चार पांच केसेस में तीन केस उठा के पूछा है। और उसका जो लैप्स करता है, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस, अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस, बस दो ही केस है जहां वो लैप्स करता है, बाकी हर केस में वो डज नॉट लैप्स वाला है। इतना बात मुझे पता था। अब बिल बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस बिल्कुल, अब बिल पेंडिंग बाय राज्यसभा एंड पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन द, अब बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल। अब बिल इन रिगार्ड टू, ये वही वाली बात है, बाकी सब डज नॉट लैप्स है, ये इतना बात मुझे पता था, तीन जो है कि ये गलत है, तो सी डी चला गया, वन एंड टू आपका आंसर हो गया। बताइए सुमित भाई। हाँ मतलब ये तो सारे केसेस दिए हुए हैं लक्ष्मीकांत में कि कब रिजोल्यूशन पे हम्म। क्या होगा, प्रोरोगेशन पे क्या होगा। ठीक है, तो हम्म। वहां से पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रिजोल्यूशन। जाहिर सी बात है, लोकसभा ही खत्म हो गई, तो जो बिल था वो जो लोकसभा में पेंडिंग था, वो तो लैप्स कर ही जाएगा ना। अब कौन बचा है उसको देखने के लिए दोबारा? दूसरा ऑप्शन देखिए, अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राज्यसभा में अगर पेंडिंग है तो राज्यसभा के पास ऑप्शन होता है कि दोबारा वो सजेशन दे सकती है, लोकसभा में भेज सकती है दोबारा। हम्म। तो जब लोकसभा रिजॉल्व हो गया तो किसके पास भेजेगी राज्यसभा? तो है ही नहीं कोई, लोकसभा है ही नहीं, तो लैप्स हो जाएगा वो वाला बिल भी। तीसरा वाला बिल, अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज हिज और इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ ज्वाइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द रिजोल्यूशन टू लोकसभा। नहीं, जो ज्वाइंट सिटिंग का अगर नोटिफाई कर दिया है प्रेसिडेंट ने, तो वो बिल लैप्स नहीं होता है, क्योंकि अभी तो, क्योंकि जो पुराने लोकसभा थी उसका तो कुछ कंसेंसस आया ही नहीं था ना, तो उसका तो कुछ से अभी था ही नहीं। इसीलिए तो ज्वाइंट सिटिंग बनाई गई थी, क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो अभी भी जब ज्वाइंट सिटिंग बैठेगी, नया वाला लोकसभा राज्यसभा साथ में बैठेंगे, तो दोबारा उस पर विचार हो सकता है एक साथ। उसमें कुछ पुराने वाले लोकसभा का लेना देना नहीं है, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन जो है ये लैप्स नहीं करता ये वाला बिल। तो बिल्कुल। अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन देख लीजिएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 95 फिर से आ गया भाई, फिर से पार्लियामेंट आ गया, कितने सारे क्वेश्चन पार्लियामेंट वाले चैप्टर से आए हैं। द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय द प्रेसिडेंट मुझे ऑफ लगता इंडिया। है कि 24 वाले पेपर में अगर आप पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट्स पढ़ के गए हैं तो हम्म। आपका सारा पॉलिटी सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्यों भाई? प्र- बल्कि बहुत कम ऐसी सिचुएशंस होते हैं जहां प्रेसिडेंट के पास एक्चुअल डिस्क्रेशन होता है। तो इसमें क्या है कि इसके कुछ एक चीजों में, जैसे हंग हंग पार्लियामेंट हो गया, या फिर पार्लियामेंट की मृत्यु, अरे प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो गई तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये सब जो चीजें हैं यहाँ प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रेशनरी पावर होता है। उसके अलावा हर वो चीज, चाहे वो डेथ सेंटेंस पर वो देना हो या कुछ भी करना हो, वो प्रेसिडेंट का एडवाइस मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस। तो प्रोरोगेशन तो बहुत ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन चाहिए, ये छोटी सी चीज ही है। तो प्रोरोगेशन डज नॉट, ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा आपका, तो ए और बी चला गया। प्रोरोगेशन ऑफ द जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न साइंड आई, बट देर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन, साफ साफ ये लक्ष्मीकांत में ये बात लिखी हुई है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, अब ये ठीक है, अब देखिए वही वाली बात है। सेव इन का मतलब एक वो सुरक्षित वाला सेव नहीं होता, एक सेव का मतलब एक्सेप्ट भी होता है। इतनी अंग्रेजी थोड़ी बहुत मतलब सीख 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 लेंगे तो सही रहेगा, और नहीं भी सीखेंगे तो मतलब उतना कोई वैसी बात नहीं है। तो या फिर अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऊपर हिंदी वाला पढ़ लीजिए। सेव का मतलब यहाँ एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही वो डिसोल्यूशन वो करता है, एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, वो कैविएट वो लगा ही दिया है, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए सुमित भाई। हाँ मतलब इसमें कुछ तो बताने वाला है ही नहीं, सब तो कृपा भाई ने समझा ही दिया है। हम्म। और जाहिर सी बात है कि इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, किसको पता है भाई, कौन ऐसा है अब भाई?
अब इसमें कुछ लोग होते हैं ना जो कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे पता था। तो भाई ऐसे लोगों को, ऐसे लोग तारीफ के काबिल नहीं है, ऐसे लोग हंसने के काबिल है, क्योंकि उन्होंने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन इतना डेप्थ में कर लिया है कि ये जाहिर सी बात है कि उसने मेन सपना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया होगा। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम इन्वायरमेंट में पहली बार देखो, पहली बार उससे लड़ो, सही हुआ तो सही हुआ, गलत हुआ तो गलत हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट, अपना पार्लियामेंट, इतने कानून पास हो रहे हैं वो पता हो जाए, यही बड़ी बात है। यूरोपियन पार्लियामेंट, द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव द कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040, अच्छा, एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। अब आप ये बताइए, जो पंचामृत का जो टारगेट है हम लोग का, वहाँ 2070 रखा हुआ है, नेट कार्बन का, नेट जीरो का टारगेट। मेरे ख्याल से चाइना ने भी 2070 का ही रखा हुआ है, नॉट श्योर, लेकिन 2050 के बाद ही है, ये इतना श्योर था मुझे। शायद तो चाइना का शायद 60 है। 60 है, हाँ, तो मतलब वो आप एक बार देख लीजिएगा। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जब चाइना 2060 है, इंडिया 2070 है, तो यूरोपियन यूनियन यही तो रोना है साहब। इतनी इतनी फराक दिली नहीं है कि वो जो है कि कहेंगे नहीं नहीं, मैं आगे आऊंगा, मैं पहले करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए, यूरोप और इंडिया में, वेस्टर्न और इंडिया में अंतर ये है कि उनको अच्छाई का नोबेल पुरस्कार नहीं चाहिए भाई। और हम लोग के साथ समस्या ये रहती है कि हम लोग को अच्छाई का नोबेल पुरस्कार चाहिए, कि सब हमारे ये विश्व गुरु हैं भाई, कितने अच्छे लोग हैं, कितने कितना ख्याल रखते हैं, अतिथि देवो भव। लेकिन वहाँ वो सब कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ एक्चुअल दे मीन बिजनेस, जो चीज दुनिया में डोमिनेट करती है उसका नोबेल पुरस्कार उनको चाहिए। तो यहाँ जो है कि यहाँ से बस साफ साफ ये गलत हो जाएगा, 2040 नहीं है, होगा अभी तो बाद का ही होगा, मतलब इंडिया और उससे तो पहले नहीं होगा। तो यहाँ से बस ऑप्शन टू इनकरेक्ट मान नहीं लीजिए। नहीं, हैं? यही पे तो झगड़वे और हल है। हैं? यही तो मेन मुद्दा था कि दुनिया कह रही थी हाँ कि सब लोग अपना नेट जीरो आईएनडीसी में बताओ कि 2050 तक करना ही करना है। हाँ तो नहीं, मतलब दुनिया कह रही थी, यूरोप अमेरिका बोल रहे थे कि 2050 तक नेट जीरो करो सब लोग। इंडिया हाँ। चाइना बोले कि यार अभी हम डेवलप हो रहे हैं, इतना जल्दी थोड़ी कर पाएंगे। हम्म तो इंडिया बोली हम 70 तक कर पाएंगे, और हम्म चाइना बोली 60 तक। तो यूरोप यूरोप लोग 2050 तक करने का बोल रहे हैं, हम हम्म। लोग 70 और 60 तक करने का बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बहुत ज्यादा खेले खाए हुए लोग हैं ना, इन हाँ लोग तो पहले हाँ ही जितना पास करना था कर लिए हैं। तो भैया तुम हाँ। लोग करो 2050 तक, हमें समय तो दो डेवलप होने का। ओ, मतलब इंडिया दूसरा तो चाइना से ऐसे भी पहले गलत ही है। है इनका, लेकिन 2040 को 2050 नहीं है। है, हाँ ये 40 नहीं है, हाँ। 40 नहीं है, हाँ, तो बस यही है, तो देख 50 लीजिए है। आप। अब हम्म, पहला वाले का पता नहीं, मतलब हम्म। यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट। अब दूसरा गलत मिल गया तो फिर ऑप्शन तो हाँ, आप आंसर और ये तो आ ही थोड़ा जाएगा। पहला स्टेटमेंट आप देखिए तो थोड़ा सॉफ्ट भी लग रहा है, अप्रूव द हाँ। नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। अब रिसेंटली मतलब हाल हम्म, रिसेंटली का बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, तो बिल्कुल अगर अप्रूव किया है हाँ। तो हो ही सकता है, मतलब ऐसा कोई ऐसा नेट जीरो हालांकि इंडस्ट्री। कार्बन 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 बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वगैरह यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते ही हैं हम लोग। हाँ तो फिर इससे हाँ। भी लगता है कि हाँ, ये लोग थोड़ा सा एक्टिव है, कि थोड़ा सा ये लोग कार्बन वार्बन हाँ को लेके थोड़ा परेशान है, तो कर दिया हाँ, होगा क्या, ये नया बिल्कुल। बात है। Recently, Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing, emigrating to other countries. अब यही यही इतना कैसे हो जाएगा यार? मतलब इमिग्रेशन इतनी बड़ी समस्या है पूरी दुनिया में, इन्होंने क्या मतलब कौन सा वो दीवार बना दिया, लक्ष्मण रेखा बना दिया कि वहां इमिग्रेशन करो, कर ही नहीं सकते तुम। बहुत इमिग्रेशन होता है, और वेनेजुएला कोई मतलब अमेरिका नहीं है कि मतलब वहां अमेरिका अमेरिका भी क्या है, वहां तो मेक्सिको वाले घुस ही जाते हैं तिकड़म लगा के। तो अमेरिका में जब घुस जा रहे हैं तो वेनेजुएला वाले क्यों नहीं इधर उधर कर कर लेंगे भाई? बहुत बड़ी समस्या है माइग्रेशन, तो ये स्टेटमेंट वन को एलिमिनेट करिए। अब ये बात मुझे बाई नॉलेज मुझे ये बात पता थी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो वेनेजुएला के पास होते हैं। तो इस क्वेश्चन से एक लर्निंग तो ये है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनका वो सबसे ज्यादा रिजर्व पूरी दुनिया में कहाँ पाया जाता है और सबसे बड़ा प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये यूपीएससी का मतलब हाल फिलहाल में बहुत फेवरेट हो गया है, चाहे वो कोबाल्ट पूछ ले, वेनेडियम पूछ ले, इस साल ऑयल पूछ लिया, कभी कुछ भी पूछ सकता है, वो सेमीकंडक्टर पूछ ले, तो ये सब लिथियम पूछ ले, लिथियम जब ना आ जाए, समझ लीजिए जब ना आ जाए लिथियम का क्वेश्चन। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, रिजर्व अलग होता है, प्रोडक्शन अलग होता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है कि स्टेटमेंट वन गलत हो जाएगा। बताइए सुमित भाई। तो वही वेनेजुएला में तो खतरनाक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है यार, कहाँ वो अपने लोगों को बाहर निकाल पाए इकोनॉमिक क्राइसिस से। कहते हैं कि एक टाइम का खाना खरीदना हो तो वेनेजुएला में एक बोरा पैसा लेके जाना पड़ता है, इतना इन्फ्लेशन हो चुका है। हम्म, तो पहला वाला गलत है। कुछ हो रहा होता तो न्यूज में आता, अभी वेनेजुएला के लिए कुछ न्यूज में नहीं आता, नेगेटिव न्यूज ही आती रहती है। वेनेजुएला हैज द लार्जेस्ट, the world's largest oil reserves।
यार एक बात देखो, जिसके जिसके पास तेल है ना, सबका हालत खराब है। श्रापित चीज है साला तेल, मुझे लगता है। वेयर देयर इज ऑयल, देयर शुड बी डेमोक्रेसी। ये हमको लगता है तेल ना आजकल का कोहिनूर डायमंड है। जैसे बोला जाता है कोहिनूर डायमंड जिस जिस डायनेस्टी के पास गई वो डायनेस्टी नेस्तनाबूत ही हो गई। तो ये हाँ आज का कोहिनूर डायमंड है। हाँ, तो ऐसे तेल है इनके पास, इसीलिए इनकी हालत खराब भी है। बहुत हम्म, इंटरफेरेंस है अमेरिका अमेरिका का इनके यहाँ। बिल्कुल और बिल्कुल। इसीलिए मतलब दूसरा वाला सही है, सही हो पहला जाएगा। गलत है। हम्म। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ओके। ये लैंड रिफॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं मेंस में GS 3 में। टू इम्प्लीमेंट दी स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग। अब ठीक है, कोई बात नहीं। अंडर द स्कीम द कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज्ड, बिल्कुल नॉर्मल है। एन इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू transliterate the records of rights from local language to any of the language recognized by the Constitution of India। अब भाई कोई भी डिजिटल चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज है, उसको कोई भी लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन, अब कुछ लोग कहेंगे कि अब जैसे मेरे एक फ्रेंड थे, मतलब उन्होंने एनी को सोच के इसको एक्सट्रीम मार के इसको गलत मार दिया था। अब एनी का मतलब आप ये तो देखिए कि एनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 75 75 हजार लैंग्वेज थोड़ी रिकॉग्नाइज करती है, वो 22 24 ही है। 22 22 ही है। 22 22। लैंग्वेज रिकॉग्नाइज हाँ करती है, तो उसमें मतलब कोई ऐसी बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ये उतना भी एक्सट्रीम नहीं है। तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट था, 2 और 3 सही था। हालांकि ये स्टेटमेंट मेरा गलत हुआ था, क्योंकि मुझे जहां तक पता था ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था जब मुझे पता था, लेकिन बाद में इसको सेंट्रल सेक्टर बना दिया गया था, ये बात मुझे नहीं पता थी। तो मैंने 1 को गलत मारा था और 2 और 3 मारा था, मेरा ये गलत हुआ था। बताइए सुमित भाई। हाँ, मेरा भी ये ऑप्शन वन की वजह से गलत था। अच्छा। सोचने का तरीका बताता हूँ कि जैसे तीसरा वाला है, एन इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेजेस। पुराने जमाने में जब लैंड रिकॉर्ड लिखे जाते रहे होंगे, जब इतनी संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो कैसे लिखे जाते रहेंगे? कागज पे लिखे जाते रहेंगे। मान लो कोई दूर का ट्राइब है, छत्तीसगढ़ का कोई अंदर का ट्राइब, को हिंदी इंग्लिश कोई कुछ लैंग्वेज नहीं आती, उनको अपना लोकल लैंग्वेज आता होगा, तो अपना लैंड रिकॉर्ड उसी लैंग्वेज में उनका मुखिया लिखता होगा। लेकिन हम्म। अब जब हमको इसको डिजिटलाइज करना है और एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, तो किसी एक स्टैंडर्ड भाषा में लिखा जाना चाहिए होगा। तो ये कॉमन सेंस से सही होगा कि हाँ यार, इतनी सारी भाषाएं, मतलब 1500 1700 भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं, और डायलेक्ट तो पता नहीं कितने हैं, और सब लोग अपने अपने भाषा में लिखे होंगे अपना अपना लैंड रिकॉर्ड, उनके लोकल लोग। तो उसको डिजिटाइज करने के लिए उसको ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा, तीसरा सही होगा। अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप, कैडेस्ट्रल मैप मुझे नहीं पता है क्या होता है, तो जब हिंदी वाले सेक्शन पे आप जाके देखेंगे तो भू संपत्ति लिखा होगा कैडेस्ट्रल का मतलब। तो सही बात है, हाँ। भूमि एक संपत्ति ही तो है, उसी का मैप है। तो दूसरा तीसरा मुझे पक्का पता था कि ये दोनों तो सही होने वाले हैं। हम्म। पहला वाला यही कि लैंड, यार लैंड वैंड तो स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो सारा पैसा सेंट्रल क्यों देगी? तो इसमें हम्म। मैं कंफ्यूज हो गया था, तो मैं गलत कर दिया था इस क्वेश्चन को। मैंने इसमें सिर्फ 2 और 3 मारा था, जबकि इसका आंसर 1 2 और 3 1 2 एंड होगा। 3। हम्म। ओके। अब स्कीम के क्वेश्चन, भाव हर साल यूपीएससी 2 क्वेश्चन पूछती है स्कीम के बारे में, और ऐसे ही पूछती है, मतलब एक स्कीम, और जैसे क्वेश्चन नंबर 100 भी आप देखेंगे तो वैसे ही स्कीम, ऐसे ही सेम पैटर्न आप देखेंगे 2023 वाले पेपर में, तो ये वैसा ही क्वेश्चन था। पता नहीं था पढ़ की स्कीम, भाई स्कीम ऐसा है कि फ्लैग स्कीम आप तैयार करके जाइए। फ्लैग स्कीम का मतलब है जैसे पीएम किसान हो गया, नमामि गंगे हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, ये सब थोड़े पुराने स्कीम्स हैं, लेकिन ये बहुत इनका प्रचार प्रसार हुआ है। तो ये सब आपको करके जाना है। बाकी हर एरा गैरा स्कीम, पीएम इस विश्वकर्मा स्कीम का डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना है, उसका बस ये पढ़ लीजिए कि उसका मतलब क्या, कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, वो उसका एजेंडा क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, बस उसके उससे ज्यादा डिटेल नहीं, बाकी टेक्निक लगा के ही सवाल सॉल्व होगा। दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू women in their second and third trimesters of pregnancy and 6 months post delivery health care services in any government health facility। कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिस्ट कैन बिल्कुल कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज एट नियर बाई गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज, बिल्कुल सही बात है। मतलब नॉर्मल, पता नहीं था लेकिन सही लग रहा है। अब ऊपर ऊपर वाला देखिए, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, 6 मंथ्स पोस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज। पहली बात तो ये समय बहुत ज्यादा लग रहा है, 6 मंथ बहुत ज्यादा समय लग रहा है। दूसरी बात ये कि आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज को, सीएससी के पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे, तो मेरे ख्याल से मैटरनिटी बेनिफिट का एक्ट करके एक क्वेश्चन पूछा था, उसको उसका वीक 26 वीक होता है, उसको यूपीएससी ने 12 वीक किया था। और कोई और एक स्कीम का क्वेश्चन था जिसमें एक
गलत स्टेटमेंट यूपीएससी ने बनाया था कि क्रेशे फैसिलिटी जो होती है महिलाओं को काम करते वक्त, चार मिलती है कि छह मिलती है, मिलती शायद चार है, यूपीएससी ने उसको छह कर दिया था। तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि अगर खेला होगा यूपीएससी ने तो यही सेकंड, थर्ड या 6 मंथ्स में ही खेला था और यही हुआ था। मतलब कुछ ना कुछ इसमें गलत था, तो वन को मैंने गलत मार्क किया था और टू तो नॉर्मल स्टेटमेंट लग रहा था। बताइए सुमित भाई। हाँ, तो टू सही है। स्कीम का एक जुगाड़ बताता हूँ। जैसे हम्म। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड। सब अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, पॉजिटिव बात हो रही है। तो स्कीम अगर गवर्नमेंट बनाई है और पेपर भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही बना रहा है, मतलब ठीक है, ऑटोनोमस है यूपीएससी, लेकिन अच्छी अच्छी बातें करेगा। वो निगेटिव टोन में जो स्टेटमेंट बनेगा वो स्टेटमेंट जनरली गलत होगा। जो स्टेटमेंट स्कीम में पॉजिटिव टोन में बन रहा है ना, वो स्टेटमेंट जनरली सही होता है। तो दूसरा सही होगा, क्योंकि देखो अच्छी बात की जा रही है कि हाँ, प्राइवेट सेक्टर वॉलेंटरली प्रोवाइड कर, मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। तो इसमें गलत क्या है? अगर आप सोचो, आप ही पॉलिसी मेकर हो, कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, उसकी जगह पे अपने आप को रखो, तो ये तो स्कोप दोगे ना कि ठीक है, गवर्नमेंट वाले तो स्कीम ये इम्प्लीमेंट करेंगे ही, लेकिन अगर प्राइवेट वाले वॉलेंटियर करें इसमें, तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। तो ये हम्म। तो होगा ही, बिल्कुल सही है, दूसरा सही होना चाहिए। और दूसरा जुगाड़ ये है कि अगर किसी भी स्कीम वाले क्वेश्चन में किसी ऑप्शन में बहुत डेटा फैक्ट दे रहा हो, तो मान के चलिए कि 90% वो गलत होने वाला है। इसमें देखो कितना डेटा है, कितना मतलब फैक्ट है कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, दो फैक्ट ये हो गया। और 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी 6 मंथ, तीसरा फैक्ट ये हो गया। इन तीनों में से कुछ भी एक अगर इधर उधर कर देगा तो गलत हो जाएगा। इसीलिए पहला गलत भी है, वो सेकेंड और थर्ड में खेला है। और दूसरा वाला क्योंकि पॉजिटिव टोन लिए हुए है, तो दूसरा सही होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, अगर स्कीम में अगर आपको एकदम नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो इन मतलब टिप्स को ध्यान में रख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल, और ये मतलब प्रोबेबिलिटी का गेम है ना यार, मतलब सेकंड है, थर्ड है, 6 मंथ्स है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 1/2 × 1/2 × 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाँ, कम हो गई। तो सिंपल ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ये स्कीम का और जीएस का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि गलत हुआ होगा और यही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब इसका ये है कि एक साल पहले एक ईपीएफओ, यूपीएससी एक ईपीएफओ का ईओ का भी एक एग्जाम लेता है, तो उसकी मैंने तैयारी करी थी। तो उसका जो है कि उसमें ये सब स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मुझे बस इतना पता था कि ये जो है 18 से 40 होता है, बस इतना पता था ये बात। तो ये जो है कि वन गलत था, उसके बारे में उसके अलावा कोई आइडिया नहीं था मुझे, तो ए गया और डी गया। अब 2 3 मारूं या 2 मारूं? एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय बेनिफिशियरी। अब टू तो सही है, टू के बारे में क्या सोचना? ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60। अब ये मुझे ऐसा लगा था, बहुत फैक्ट मुझे लग रहा था, लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ कि दो ऑप्शन में मुझे मारना है, बी या सी मारना है, तो मैं ऊपर वाले के साथ जाता हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब मैं ऊपर थोड़ा सा मतलब पसंद करता हूँ। तो मैं ऑप्शन बी के साथ मैं गया था, और ये शायद सही है क्या, शायद 2 और 3 सही है क्या इसका? हाँ शायद सही है। तो यही बात, बताइए सुमित भाई। तो मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता था, लेकिन जो पीछे हम्म। ऊपर लॉजिक मैंने आपको बताया, उसी लॉजिक पे मैं किया कि पहले वाले में 21 से 40 डेटा दिया, तो पहला गलत होगा। हम्म। दूसरे में एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द, जाहिर सी बात है, कोई भी आप पेंशन स्कीम वगैरह कुछ भी ले रहे हो, इंश्योरेंस ले रहे हो, तो आपके एज स्पेसिफिक आपको कंट्रीब्यूशन लिया जाता है कि अब 18 से अगर आप एनरोल कर रहे हो तो थोड़ा कम पैसा दोगे, 20 की उम्र में एनरोल किए थोड़ा ज्यादा पैसा दोगे, एकदम जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे ही हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो बहुत पैसा देना पड़ेगा आपको। दूसरा सही है। तीसरा वाला ई सब्सक्राइबर अंडर दिस स्कीम सेल बी, दूसरा सही है। तो इसको अगर देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन मैंने हटा दिया, तो मेरे पास बी बचा, सी बचा, डी बचा, ठीक है। ई सब्सक्राइबर अंडर दिस स्कीम सेल रिसीव ए मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो इसमें भी डेटा मुझे दिख रहा था, कुछ दो दो डेटा है, तो 60 या 3,000, इसलिए मैंने इसको गलत मान लिया। अब हम्म। पता नहीं, इसका आंसर मुझे नहीं हाँ पता, टू लेकिन एंड मैंने थ्री मैंने है, जो हो अप्रोच जाता लगाया है मैंने कभी बता कभी रहा हूँ। ऐसा हो, वही बात है ना कि कभी हाँ, लक आपके फेवर में रहेगा, कभी नहीं फेवर में रहेगा। हाँ, अब मेरा सही हो गया तो तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब ऐसे ही करना है, तो कभी कभी वही प्रोबेबिलिटी का गेम है। मैंने आपको मैथमेटिक्स मैंने आपको समझाया कि अगर लक आपका खराब भी हुआ तब भी आप नेट पॉजिटिव में ही रहेंगे, अगर आपने थोड़ा सा हाँ, थोड़ा रिस्क लेना सीखिए। अब रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि हाँ, 100 में 100 लेकिन हम अटेम्प्ट ये नहीं करके कह रहे आए। कि, हाँ, हाँ, हाँ। हम ये नहीं कह रहे कि जुगाड़ जो हम बता रहे हैं जुगाड़ नहीं, मतलब ये तो ऑब्जर्वेशन है कि डेटा वाला हाँ। एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला वो 100% ऑफ द टाइम्स आपके काम आएंगे। लेकिन हम्म। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है, तो हम्म। आप किसी अप्रोच के साथ तो जाएंगे ना। और जनरली ये अप्रोच 10 में से 7 8 बार सही हो जाते हैं। तो बस इतनी सी बात है। बिल्कुल, अभी तक तो सही हो रहे हैं, अब भविष्य में जब पैटर्न बदलेगा, अब थोड़ा यूपीएससी भी समझ में आएगा ये सब चीजें, तो उसके बाद से अपनी स्टडी थोड़ी सी रीओरिएंट करेंगे, लेकिन अभी तक तो ये सब चीजें चल रही हैं, कम से कम इतनी इतनी चल रही हैं कि आपका वो सिलेक्शन करा देगा। और भाई
चाहे वो दो पहले तो नंबर से खूब चला प्रीलिम्स है। क्लियर हो, चाहे 50 नंबर से क्लियर हो, कोई नहीं पूछता है। एक एक वक्त के बाद पहली बार जब प्रीलिम्स क्लियर होता है तो खुशी होती है। दूसरी बात, पहली बार प्रीलिम्स क्लियर होगा तो 100 लोग फोन करेंगे, दूसरी बार क्लियर होगा तो 10 लोग करेंगे, उसके बाद तो करेंगे भी नहीं। उसके बाद आप खुद ही नहीं बताओगे कि प्रीलिम्स इस बार दिए थे कि नहीं दिए थे। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब बताओगे कि हाँ हाँ दिए थे। उसके 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 पहले बताओगे कि नहीं यार इस बार तो नहीं दे रहे। तो ये सब चीजें हैं जो होती है। तो इसी के साथ हमारा ये प्रीलिम्स 2024 का एनालिसिस, मुझे पता है थोड़े ज़्यादा वीडियोस आ गए हैं, लेकिन अभी ये अगर आपको क्राफ्ट सीखना है तो आप इसको आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए। जब कोई भी खाना जब धीमी आंच पे पकता है ना तो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। ये प्रेशर कुकर, ये ओवन की दुनिया में आप एक चूल्हा बनिए। वाह वाह वाह, क्या क्या बात बोल दी यार मैंने। और देखिए, हाँ, क्या है ना कि चूल्हे पे खाना थोड़ा देर में पकता है लेकिन उसका स्वाद अलग होता है। बिल्कुल। इसी तरह से जब हमने पहली वीडियो डाली इस सीरीज की तो बहुत ज्यादा व्यूज उस पे आए हुए हैं। ग्रेजुअली चौथे पार्ट तक जो है आधे से ज्यादा लोग खत्म हो गए, मतलब आ ही हाँ। नहीं पाए यहाँ तक, तो उनको तो तुरंत पका हुआ खाना चाहिए। ये हम्म, शायद पांचवा पार्ट होगा, और इसके इस पार्ट के अगर अंतिम तक आप रुके हुए हैं ना तो समझिए कि सबसे स्वादिष्ट जो है आप ही हैं। बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल चांसेस है कि आपका हो जाएगा अगर यही डिटर्मिनेशन आप रखेंगे पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे तो। ठीक बिल्कुल है, लगे बिल्कुल। रहिए। ऑन दैट नोट, ये वीडियो को हम लोग अंत करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग, अभी तो खैर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर द टाइम बीइंग, अभी तक जितना आपने सपोर्ट दिखाया है। और अभी तो यार दुनिया बदलने वाले हैं हम लोग यार, सत्ता बदल देंगे अभी। तो देखिए, आप देखते जाइए। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सही बात है, हम्म, क्या बात है, वाह। तो ठीक है ठीक सुमित है, भाई। इसी के साथ, हाँ इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। बिल्कुल। तब तक यार देखो, अगर चैनल में एंगेजमेंट कम हो रहा हो तो कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर लो, अगर शेयर वेयर करके हाँ कुछ हो जाए, वरना काम तो हम हाँ, लोग करेंगे हम ही लोग अपना। कहते तो नहीं है लेकिन भाई अब आपके जैसी जिसकी श्रद्धा वाली बात है भाई। देख हाँ लो। मतलब ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है, करना हो कर लेना, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो जिसका चाहते हो भला हो जाए उसको भेज देना, और नहीं हाँ चाहते हो बहुत कॉम्पिटेटिव माइंडसेट के हो तो मत ही हाँ, भेजना। मत भेजना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई।